सकते हैं मॉडल पेपर 69th बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023। और यह जो परीक्षा पहले से निर्धारित है, यह संभावित तिथि इसकी 30 सितंबर 2023 है। तो 30 सितंबर 2023 को मान करके ही आपको प्रिपरेशन करना है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी जो है यह संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, ठीक है। और इसके रचयिता जो हैं ये पाणिनि है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत दिया गया है। इससे पहले मैंने आपको दृष्टि आईएएस का सेट नंबर 1 कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जल्द ही घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। बिल्कुल जो है यह आपका करेक्ट दिया गया है। इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। लोहे के औजार से ये अनभिज्ञ थे, तो ये गलत हो जाएगा। इस काल के लोग मटर और सरसों का उत्पादन करते थे, बिल्कुल सही दिया गया है। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल, सरसों आदि की खेती करते थे, जिसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो पूछा गया इसमें से जो है कौन सा गलत कथन है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। तो फ्रेंड्स यह मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में जो है यह आपका सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ प्राप्त होता है। और देखिए यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, ठीक है। गद्य में भी है और पद दोनों में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ यहाँ पर देखिए जैन तीर्थंकर दिया गया और दूसरी तरफ उनका प्रतीक चिन्ह दिया गया है। आदिनाथ को ऋषभ देव भी कहा जाता है। यह जैन के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है फ्रेंड्स। और इनका प्रतीक चिन्ह जो था यह सांड था, यानी कि वृषभ हो जाएगा। मल्लीनाथ जो थे ये जैनों के 19वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये जल कलश था। पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो था यह आपका सर्प था। और संभवनाथ ये जैनों के 3रे तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था, यानी कि अश्व था। तो अब आप लोग इसको मिला लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि क्या सही नहीं है। तो देखिए सोपारा तथा ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। सोपारा जो था फ्रेंड्स यह पश्चिमी तट पर स्थित था। ये वाला गलत हो जाएगा। गरुड़ की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्यकाल की मान्य मुद्राएं थी, ये भी गलत है, ठीक है। प्रणय एक प्रकार का व्यापार कर था। प्रणय एक प्रकार का व्यापार कर नहीं था। प्रणय जो था यह एक प्रकार का युद्ध कर होता था, तो ये भी गलत है। तो पूछा गया कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों जो है इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए वीएस सुखथांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल ये सही दिया गया है। 7 वाहनों के अभिलेख पारिवारिक तथा वैवाहिक रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने में मददगार हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किया था हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन राजाओं के हैं। ऑप्शन नंबर बी हिंद यूनानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मिलान करना है फिर से। राख का टीला तो ये आपका उतनूर हो जाएगा। आयागपट जो है ये आपका मथुरा हो जाएगा। एकादश मुखी बोधिसत्व तो ये आपका हो जाएगा कन्हेरी। और प्रस्तर धातु मंजूषाएं ये आपका हो जाएगा सांची। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। 4, 2, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्कियन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कियन। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण पूर्वी राजस्थान तथा बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में से कौन सा ताजे जल का निकाय है। अच्छा टोटल जो है भारत में 75 रामसर साइट हैं। अभी वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार आप कंफर्म कर देंगे कि क्या मैं सही बता रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। लोनार महाराष्ट्र में है, चिल्का उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी पहाड़ियों का बेलीकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है। तो यह जो है यह पूर्वी घाट का है, ठीक है, किसका है, पूर्वी घाट का है। अगला प्रश्न करेंगे कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी,
मंदाकिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, याद रखेंगे। यह संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है। इसमें से जो है तीस्ता नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी किस अधिनियम के माध्यम से। तो देखिए यह अधिनियम जो था यह 1853 का चार्टर एक्ट था। क्या था? 1853 का चार्टर एक्ट था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे जब पारित किया गया उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 1853 के चार्टर एक्ट ने भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत को एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में चिन्हित किया, क्योंकि विधान परिषद कार्यकारी परिषद से स्पष्ट रूप से अलग थी। गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया इस चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया। प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया आपका भारत शासन अधिनियम 1919, और इस व्यवस्था को 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन। अच्छा याद रखना आपको कि राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है। राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम है। राष्ट्रगान जन गण को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? बताइए राइट आंसर। 24 जनवरी 1950 को जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पहली बार जो है राष्ट्रगान को 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, इसे भी आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये आपको पता होगा, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो फ्रेंड्स यह जो ऊर्जा संग्रहित होती है यह ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव्य पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होगा। जब वायुमंडलीय दाब कम करेंगे तो फ्रेंड्स इसका क्वथनांक भी कम हो जाता है, इसका द्रव्य का क्वथनांक कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू क्या होता है? तो फ्रेंड्स यह होता है h इंटू सी अपॉन लेमडा। यहाँ पर h क्या है? तो h प्लांक स्थिरांक है, c जो है यह प्रकाश की गति है, और लेमडा जो है ये तरंग दर है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जिसका सबसे ज़्यादा तरंग दर होगा उसकी क्या होगी? प्रति फोटोन एनर्जी वो होगी सबसे कम, क्योंकि जिसका लेमडा ज़्यादा है, तरंग दर ज़्यादा है, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, और जिसका तरंग दर सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा तरंग दर जो है यह रेडियो तरंग का है। जिसका तरंग दर सबसे ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी। अगर प्रश्न में पूछता कि कौन सी तरंग प्रति फोटोन न्यूनतम ऊर्जा ले जाती है तो ये रेडियो तरंग होता, लेकिन यहाँ अधिकतम पूछा गया है तो इसमें से एक्स किरण का तरंग दर सबसे कम होता है, इसीलिए इसकी प्रति फोटोन ऊर्जा जो होगी ये अधिकतम होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि अब आप इसको आसानी से समझ गए हैं। चलिए 21 नंबर है कि मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये पता है आपको, रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से कौन अर्धचालक है। अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिलिकॉन दिया गया है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? भारी जल का कार्य क्या होता है? तो यह न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक सुप्रभावी है? तो यह आँख होता है हमारा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन जो है इसमें से किसमें से नहीं होता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन नहीं होता है, बाकी प्रोटीन और क्लोरोफिल में होता है। निम्नलिखित उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशील प्रोटीन होती है? किसमें संकुचनशील प्रोटीन होती है? तो यह पेशी उत्तक में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहार की तरह कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यह लाइजोसोम हो जाएगा, ठीक है। लाइजोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 28 नंबर। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैला कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइजोसोम को कहा जाता है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, खाद्य में उपस्थित वसा का जो पाचन है ये लाइपेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? खाद्य की वसा का पाचन जो है यह लाइपेज के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी जो दिया गया है यह इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? इसमें से जो सही कथन है वो आपसे पूछा गया। तो यूरिया जो है यकृत में उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो सबसे पहला कथन ध्यान से पढ़ेंगे, शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। शिरा जो होती है ये उल्टा दिया गया, शिरा जो है यह रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है, ठीक है। तो यही वाला जो है गलत दिया गया है, क्लियर। बाकी सभी जो है सही दिया गया है, सभी बाकी बी और सी जो है सही दिए गए हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। तो जो अंग दर्द महसूस नहीं करेगा ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क एक दर्द रहित अंग है, मस्तिष्क में किसी प्रकार के दर्द या स्पर्श रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। तो ये आपको पता है कि यह लैक्टिक एसिड है जिसके कारण मांसपेशियों में दर्द होती है। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। लाइसोसोम को बनने के लिए इसमें से कौन सा उत्तरदायी है, तो यह गोल्जी उपकरण है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप यानी कि द्विकुंडलित संरचना को, तो ये फ्रेंड्स किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC अथवा कणिकाएं, कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं। तो ये जो है रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, रोगाणुओं का विनाश करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा RBC जो है यह क्या करता है, तो यह शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण में जो भूमिका होती है यह DNA, RNA और राइबोसोम की होती है। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। अभी मैंने RBC के बारे में आपको बताया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी में कवर करेंगे अन्यथा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, सपोर्ट करिए। देखिए नवपाषाणकालीन स्तर चेचर व श्वेतपुर किस जिले में स्थित है। चेचर, श्वेतपुर और कुतुबपुर, याद रखेंगे चेचर, श्वेतपुर और कुतुबपुर ये कहाँ पर है, वैशाली में है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए चिरांद जो है सारण में है। नवपाषाणकालीन स्थल चिरांद सारण में है, मनेर पटना में है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में दिया गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये तीसरी बौद्ध सभा थी जो कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से अच्छा पहली बौद्ध सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी और किसके शासनकाल में की गई थी। जगह और शासक का नाम आप लिख करके कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कब भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स यह क्या है, 30 सितंबर 2022 को RBI ने उत्कर्ष 2.0 को 30 सितंबर 2022 को लॉन्च किया। भारत सरकार की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी कब दी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिया है 4 जनवरी 2023 को। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यह किया जाएगा 2 स्टेशनों का। निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया है। तो यह जो यात्री है यह बर्नियर है। कौन सा है, यह बर्नियर है। आलमगीरनामा ग्रंथ जो है इसका संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा, तो मोहम्मद काजिम यहाँ पर दिया गया है। अच्छा गुलबदन बेगम हुमायूंनामा लिखा है इन्होंने। चलो उसके बाद देखिएगा कि तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था। तो देखिए तैमूर जब भारत पर आक्रमण किया तो यह आक्रमण किया था किसके समय में, नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में 1398 में तुगलक वंश का शासन था। उसके बाद देखिए बहमनी राज्य की स्थापना किसने की। बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में जो है हसन गंगू ने किया था। और वह हसन गंगू जो था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और राजधानी कहाँ बनाया, गुलबर्गा को बनाया था। चलिए उसके बाद तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। चलिए हरिहर और बुक्का किस राज्य के सामंत थे। तो हरिहर और बुक्का जो थे फ्रेंड्स यह वारंगल के काकतीय के सामंत थे, तो यहाँ पर काकतीय राज्य हो जाएगा। 1336 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, तो हम्पी थी जो तुंगभद्रा नदी के तट पर थी। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किया था। तो यह हैदर अली ने किया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही इसमें से दिया गया है। कौन सा कथन सही है, तो बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही कथन दिया गया है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग के समय में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा बंबई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब, तो 1861 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो प्रथम शिकार जो है यह हुआ था कौन, यह आपसे पूछा गया है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतारा हो जाएगा। सतारा को 1848 में ब्रिटिश राज में विलय कर लिया गया था डलहौजी के हड़प नीति के तहत, यानी कि विलय नीति के तहत। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824-26 के उपरांत कौन सी संधि हुई थी? अच्छा, जो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था, यह हुआ था उस समय लॉर्ड एमहर्स्ट था। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट उस समय था, ठीक है। और देखिए यह जो है 1826 में जो है बर्मा और अंग्रेजों के बीच में यान्डी युग की संधि हुई थी, यान्डी युग की संधि हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पश्चातगमन और संकेंद्रण की नीति, यानी कि विड्रॉल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई थी? तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कैलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कैलिको भारत से यूरोप को निर्यात कपड़ा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? सूपा विद्रोह जो है यह 1875 में पूना जिला के सूपा गांव से हुआ था, तो ये पूना हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1857 की क्रांति के बाद पील कमीशन का गठन किया गया था, अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा, यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो मंगल पांडे जुड़े हुए थे बैरकपुर से। उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, यहाँ से बताना कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इस सम्मेलन में निर्णय किया गया कि एक किसान घोषणा पत्र निकाला जाए तथा बुलेटिन का नियमित प्रकाशन हो। अच्छा, ये जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था, इसमें सदानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसमें से पूछा गया सही नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा, केवल एक सही नहीं है, ठीक है, बाकी दूसरा सही दिया गया है। चलिए, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देखिए देवबंद आंदोलन की अगर बात करें तो 1866 में सहारनपुर जिला के देवबंद में हुआ था, और इसे शुरू किया था मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने, याद रहेगा आपको। चलिए, तो 1866 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1875 के दक्कन दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण था यह आपका महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर था। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का सर्वप्रमुख, देखिए इसका जो सर्वप्रमुख उद्देश्य था यह आपका हिंदू धर्म में सुधार करना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था? तो 1828 में किया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर के साथ मिलकर के कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, एक से अधिक इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन डेविड हेयर दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया। सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो आपको याद होगा सर विलियम जोन्स, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। इसने अभिज्ञान शकुंतलम और मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया है? तो भगवत गीता का अनुवाद जो है आपको याद होगा कि चार्ल्स विल्किंस ने किया है, विलियम विल्किंस ने, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन से आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था? शिक्षा से, तो ये सैडलर आयोग था और रेले आयोग था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ये 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैकडोनल आयोग जो था, मैकडोनल आयोग, इस आयोग ने अकाल वाले क्षेत्र में दुर्भिक्ष आयुक्त नियुक्त करने की है सुझाव दिया था। कैम्पबेल आयोग जो है यह अकाल से था संबंधित, ये भी अकाल से था और ये भी अकाल से ही रिलेटेड था। तो आपका 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 68 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग की रचना किसने किया? राष्ट्रगीत अभी मैंने आपको बताया था वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान जन गण मन है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजनेता ने परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था? तो ये आपको याद होगा, ये कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ इन्होंने ही किया था, बाल गंगाधर तिलक। जनवरी 2023 में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा साइंस सिटी अहमदाबाद में। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर स्लैबों की संख्या कितनी की गई है? तो अब कर स्लैबों की संख्या जो है ये 5 कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान करना, एक तरफ साम्राज्य है और इसका स्थापना वर्ष। देखिए, गजपति साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कपिलेंद्र देव थे। कौन थे? कपिलेंद्र देव। मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए नया हो सकता है, कपिलेंद्र देव। और इसकी स्थापना जो है कब हुआ था? तो आपका ये आपको 1435 हो जाएगा, ठीक है, 1435 हो जाएगा, 1435 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1435 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली का आपका हो जाएगा कब? 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत। बहमनी का हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया 1347 और गोलकुंडा 1518। तो राइट आंसर इसका इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग भी मिला लीजिए। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 1308 ईस्वी के बाद, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय, 1308 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत तथा मंगोलियों के बीच सीमा क्या थी?
तो फ्रेंड्स यह जो सीमा थी यह सिंधु नदी थी। मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में कौन सा इसमें से कथन सही है? इन्होंने जाति प्रथा की निंदा की, सही है। इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, नमाज, अजान पर गहरा प्रहार किया, ये भी सही दिया गया है। ठीक है, इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, तो आपका सही 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह औरंगजेब के समकालीन थे, गलत है। यह जो थे यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु है? ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु जो है यह हीलियम हाइड्राइड है। कौन सा है? हीलियम हाइड्राइड है। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृति नहीं है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृति जो है नहीं है, तो इसमें से जो आकृति नहीं है यह आपका ज्वालामुखी कुंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय धारा, कोष्ण यानी कि गर्म कहा गया है, गर्म महासागरीय जलधारा है, तो इसमें से जो गर्म महासागरीय जलधारा है यह आपका क्यूरोसियो जलधारा है। क्यूरोसियो जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। पेरू प्रशांत की ठंडी है, लेब्राडोर जलधारा या अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। देखिएगा सागर नितल प्रसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। बताइएगा इसमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि मध्य महासागरीय कटक के समीप की चट्टानें नवीनतम है, सही दिया गया है ये। ठीक है, शिखर के दोनों ओर मौजूद चट्टाने में एक समान रासायनिक विन्यास होता है, ये भी सही दिया गया है, रासायनिक वर्ण विन्यास होता है। महाद्वीपीय चट्टाने समुद्री चट्टाने की तुलना में अधिक नवीन है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही इसमें से कौन सा है? 1 और 2 जो है यह आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 नंबर। देखिए प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है, तो यह प्रयोग जो है यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यह राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव को संपन्न करवाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह करवाया जाता है राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा जो है यह क्या है? तो ग्राम सभा या गांव की एक विधानसभा है जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमंगनेट KMnO4, ठीक है, पोटेशियम परमंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह एक ऑक्सीकारक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन इसमें से जो नहीं है यह है आपका वायु का द्रवीकरण, यह रासायनिक नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए सारे रासायनिक परिवर्तन दिया गया है। देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि इनमें होती है, तो देखिए इनमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इनमें जो है प्रोटॉन की संख्या समान होती है, और प्रोटॉन की संख्या समान है तो परमाणु संख्या समान होगी। ठीक है, तो 1 और 2 जो है अलग अलग, 1 और 2 है सही है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है इसमें। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? बताइएगा त्रिक्षारकीय अम्ल जो है इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका H3PO4 हो जाएगा। पीएच स्केल के संदर्भ में कौन सा कथन जो है इसमें से सही दिया गया है? देखिए पीएच किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, खाने वाला नमक शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, ये उदासीन होते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच मान उतना ही कम होता है। क्या कहा गया है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान अधिक होता है, ये गलत है, कम होती है। ठीक है, इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं, ये सही दिया गया। तो पहला और तीसरा जो है सही दिया गया है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पहला और तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो फ्रेंड्स यह था कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा कि तांबे की यौगिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? बताइए। देखिए फेरस ऑक्साइड को हरा तोता कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल जो है या फेरस ऑक्साइड को नहीं फेरस सल्फेट को कहा जाता है। ठीक है, यह है आपका ग्रीन विट्रियोल हरा कशिश का फॉर्मूला। क्लियर। क्यूप्रिक सल्फेट को नीला तोता के नाम से जाना जाता है, सही है। तांबे की एक मिश्र धातु रोल्ड गोल्ड का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, सस्ता आभूषण बनाया जाता है, सही है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो कथन जो है 2 और 3 इसका सही दिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा बहुत ही बढ़िया सेट है, अपने स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्य ह्रास यानी कि यहां पर देखिएगा मूल्य ह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो ये आपका हो जाएगा सकल मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स जारी किया जाता है? हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, तो यह न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा जो है जारी किया जाता है। उसके बाद देखिए कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला जो है गुजरात में है और यह प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए फिलिप्स वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो फिलिप वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, सही है। फिलिप वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, सही है। तो 1 और 2 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है?
सुमेलित जो नहीं है, मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ, डियर करेंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले बिहार राज्य के पूर्णिया प्रमंडल में संबंधित है? अच्छा, पूर्णिया प्रमंडल में जो है कटिहार, किशनगंज और अररिया आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16 सीटें, विधानसभा की 243 है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वर्तमान में बिहार में प्रमंडल और अनुमंडल की संख्या, प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि फरवरी 2023 में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क का आधारशिला कहाँ पर रखा? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में रखा था। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए जनवरी 2023 में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण, अच्छा वरुण याद रखना है किसके बीच का अभ्यास है? भारत और फ्रांस के बीच का। इसका कौन सा संस्करण पश्चिमी समुद्र तट पर इस साल आयोजित किया गया है? तो यह इसका 21वां संस्करण था। यह इसका 21वां संस्करण था। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो यह राज्य है आपका केरला। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला का सही क्रम डायटम, उसके बाद क्रस्टेशियाई और हेरिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कहाँ पर प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? तो यह विविधता जो है यह उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र वन है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे जैव विविधता को अधिकतम संकट है? तो अधिकतम संकट यहाँ पर जो है यह पूछा गया प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से सबसे ज़्यादा संकट है। ठीक है, बाकी तो है ही लेकिन सबसे ज़्यादा जो है यह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है? तो यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? IUCN के द्वारा जो है जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित किया था? तो यह आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही से वर्णित करता है? तो इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष जो है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उस समय कौन करेगा? जब यह अनुपस्थित हो जाता है तब। तो फ्रेंड्स यह लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार ने कब तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है? तो ये 2000 कितना है 70 तक, 2070 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ादी का अमृत महोत्सव को थीम को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कब राष्ट्रपति भवन को मुगल गार्डन का, राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया? तो फ्रेंड्स यह कब कर दिया है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 28 जनवरी 2023 को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कब विश्व शांति और समझ दिवस यानी कि वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे मनाया जाता है? 23 फरवरी के दिन यह मनाया जाता है। बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ पर बांगर मिट्टी मिलती है? बांगर मिट्टी जो है यह आपका गया, पूर्वी चंपारण, बोधगया, भागलपुर क्षेत्र में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन भू आकृतियों के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? बताइएगा, उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है, तो यह घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी प्रदेश से। चलिए उसके बाद पश्चिम चंपारण में है सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार की निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी नहीं बहती है कहाँ से? तो कोसी, एक मिनट रुकिए, हाँ जोड़ा पूछा गया है कहाँ से, तो कोसी और मगध हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन है कि 43वें राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में अंजू कुमारी ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए थे? अंजू कुमारी ने टोटल 3 स्वर्ण पदक हासिल किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? बिहार ने जो है टोटल 7 जीता है, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। चलिए, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था। पदक तालिका में महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा है। कौन सा इसमें से एक सवाल नहीं है? बताइएगा इसमें से कौन सा एक सवाल नहीं है? तो ये आपका नीला सवाल। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, अच्छा सवाल जो होते हैं ये कैसे होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल स्थित है? तो फ्रेंड्स यह कटिहार में है। कहाँ पर है? कटिहार में है। चलिए उसके बाद मिलान करना है। देखिए किशनगंज, एक मिनट रुक जाइए, हाँ चलिए अब चलिए देखिए किशनगंज आपका हो जाएगा यहाँ पर चाय उद्योग, कटिहार दिया सलाई उद्योग, छपरा रेल पहिया और मधेपुरा स्लीपर कारखाना। ठीक है, राइट आंसर इसका 4321 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 4321, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया था? तो ये कहाँ पर किया था? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फरवरी 2023 में 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में की गई। उसके बाद अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स यह दिया गया द कश्मीर फाइल्स को। निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य क्षेत्र के संदर्भ में वर्ष 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है एस एम कृष्णा को, एस एम कृष्णा को।
चलिए 122 नंबर देखिए, कैमूर पठार निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर जो है यह फेमस है किसके लिए, बताइए। चलिए ये प्रश्न आप आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्न में से कौन से स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 से संबंधित है? 98 से संबंधित है पटना, औरंगाबाद, अंबा। उसके बाद देखिए एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ आपका कोलकाता में। उसके बाद चलिए 125 नंबर प्रश्न है कि 18वीं निजडैम, ठीक है, 18वीं निडजैम 2023 खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में। कबीर कोहिनूर सम्मान बिहार की किस शिक्षिका को दिया गया है? ये दिया गया सुधा सिन्हा को। हाल ही में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2023 देने की घोषणा की गई है? तो ये आपका 3 हो जाएगा राइट आंसर इसका। बिहार विकलांग पेंशन 2023 के तहत शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग व्यक्ति को मासिक पेंशन राशि कितने रुपये देने का निर्धारण किया गया है? तो ये किया गया आपका 500 रुपया। बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को पात्रता के आधार पर योग्य युवाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कुल कितने रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का निर्धारण किया गया है? तो ये आपका 1000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्न में से किस जिले में नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, नागी नकटी जो है ये जमुई में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलकुंड बिहार के राजगीर में स्थित नहीं है? राजगीर में स्थित नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्निकुंड, ठीक है। बाकी गोमुख नानक और गोमुख नानक जो है ये कहाँ पर है? तो ये राजगीर में है। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य बिहार है। हाल ही में बिहार की कुल कितने महिला खिलाड़ियों का चयन अंडर 17 फुटबॉल राष्ट्रीय टीम में किया गया है? तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न नंबर कि हाल ही में शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के अनुसार दीवार नामक अखबार का प्रकाशन किस क्लास की छात्राओं के द्वारा किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यह 9वीं और 10वीं क्लास की जो छात्रा हैं उन्हीं के द्वारा। बिहार के निम्न में से किस जिले में 37वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2022-23 का आयोजन हुआ? तो पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव का आयोजन जो हुआ है ये आपका कहाँ पर? तो ये पटना में। चलो उसके बाद देखिए जनवरी 2023 में बिहार के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने कहाँ पर किया है? तो फ्रेंड्स यह दरभंगा में किया है। चलिए उसके बाद देखिएगा पहला पटना में है, दूसरा दरभंगा हो जाएगा। जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने विभागों द्वारा झांकी प्रदर्शित की गई? तो ये आपका 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र में 2023 में लगभग कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? मोतीपुर में है, मुजफ्फरपुर जिला है, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 करोड़ लीटर। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत नवंबर 2023 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में विश्व के किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स यह 6ठा नंबर पर है। उसके बाद देखिए फरवरी 2023 में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो फ्रेंड्स यह संपन्न हुआ है आपका नई दिल्ली में। चलिए अब यहाँ से देखिए 141 से मैथ के प्रश्न, रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। फटाफट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, तब तक आप अपना स्कोर बता दीजिए 140 प्रश्नों में से। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए 141 का राइट आंसर सी हो जाएगा। एक बार आप लोग भी इसको सॉल्व कर लेंगे। 142 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक बार खुद से आप लोग सॉल्व करिएगा। 143 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 144 का करेक्ट आंसर भी सी हो जाएगा। 145 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आप देखिए 147 यहाँ पर 147 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।